हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेक सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वह इंतजार की घड़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और यानी कहने का मतलब है कि जब कोई चीज़ आता है तभी उस चीज़ का समाप्ति होता है। तो जो लोग विद्यार्थी सोच रहे थे कि सर पैनलिस्ट क्यों इतना देर हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, तो पैनलिस्ट के टॉपिक पे बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं 7 ऐसे प्रश्न का उत्तर दूंगा जो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वह आरआरबी टेक्नीशियन में क्वालिफाइड है, चाहे वह डिसक्वालीफाइड है, चाहे वह कुछ 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से वेटिंग का इंतजार कर रहा है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जो कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए नए विजिट कर रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाता है। और एक बात, आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, जो कैंडिडेट टेक्नीशियन की अगर बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी लेना चाहता है, अगर एक एक टॉपिक बारीक से समझना चाहता है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक नया चैनल अपना बना दिया है। और वे विद्यार्थी टेक्नीशियन के जो देख रहे हैं मुझे इस वीडियो को, आप सभी लोग जल्द से जा करके यूट्यूब चैनल पे, और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे। मेरा चैनल का नाम है पंकज ट्रिकी सर टाल्क्स, PANKAJTRICKY टाल्क्स। ये हमारा चैनल का नाम है पंकज ट्रिकी सर टाल्क्स, और वहाँ पर आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। कल ही मैंने चैनल को बनाया है, तो आप सभी लोग जा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे जो वीडियो रहेंगी, जो इम्पोर्टेंट टेक्नीशियन की कंप्लीट आपकी जानकारी उसी चैनल पर दी जाएगी। इस पर क्या होता है कि मुझे और भी, जैसे एलपी हो जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा, तो इन टॉपिक पे मैं इस पे वीडियो डालूंगा। तो काफ़ी विद्यार्थियों के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग के लिए कोई एक ऐसा चैनल बना दीजिए जिसमें हम लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, और फिर यह भी पूछ रहे थे कि सर एक व्हाट्सअप नंबर हमें बना दीजिए ताकि हम लोग व्हाट्सअप नंबर में ज्वाइन हो जाएँ, और फिर एक आप एक टेलीग्राम चैनल भी बना दीजिए जिससे हम लोग जुड़ जाएँ, ताकि हम लोग को रेलवे में क्या हो रहा है इस चीज़ को आसानी से हम लोग जान जाए और आपस में डिस्कशन करके और हम लोग सोल्यूशन एक अच्छा खासा निकाल सकें। तो फाइनली इसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक नया चैनल भी बना लिया है और आप सभी लोग सीधे मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, 1-2 दिन की बात है। बिल्कुल मेरी विधिवत तरीके से आप सभी के साथ लगाव रहेगा। तो देखिए इस वीडियो में आप सभी को क्या क्या प्रश्न का सलूशन मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले विद्यार्थी को ये प्रश्न है कि सर पैनलिस्ट आ गया है तो ज्वाइनिंग कब तक होगा। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि पैनल में नाम सबका क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि पैनल में नाम नहीं है तो क्या हम लोग बाहर समझें। तीसरा, एनओसी वाले क्या करें। चौथा है, अगला जो क्वेश्चन है, एफिट डिफिट वाले क्या करें। पांचवा है, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, सेकेंड डीवी आएगी। छठवा है डीवी और मेडिकल को लेकर के काफ़ी डाउट्स बना हुआ है, तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आप सभी को देंगे। आइए मेरे दोस्त, एक एक करके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पैनल में नाम सबका क्यों नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर। मेरा दोस्त ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और एक बात, ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को ज़्यादातर कुछ विद्यार्थियों का फिजिकली रूप से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, और रेलवे ने रोजगार मेला लगा रहा है, वह 16वां रोजगार मेला है, और वह उसने लिस्ट जारी किया था कहाँ कहाँ पे रोजगार मेला लगाया जाएगा 25 जुलाई को, और उसमें विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर में उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसका पैनलिस्ट में नाम आ गया है। बात समझ गए? तो यह भी आपको डाउट क्लियर होगा। अगर आप सभी को 25 तारीख को अगर किसी विद्यार्थी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है तो उनको जीमेल के माध्यम से या पोस्टमैन के माध्यम से आपको यहाँ पहुँचा दी जाएगी ज्वाइनिंग लेटर, और फिर आप सभी लोग उस समय पर जा करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो जो ज्वाइनिंग लेटर का सस्पिशन था आप सभी लोग क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, पैनलिस्ट में नाम सबका क्यों नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, पैनलिस्ट में नाम सबका इसलिए नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पहले फर्स्ट टाइम में तो डीवी और मेडिकल अच्छे तरीके से हो गया था। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको री मेडिकल दिया गया था, तो जिसका सिस्टमेटिक तरीका से बिल्कुल विधिवत तरीके से डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, उसका लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है।
और जिसका नहीं है हुआ है, यानी उस जोन ने अपने सभी कैंडिडेटों को अगर एक जगह सिम इकट्ठा नहीं किया है और उनका डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया है तो उनका अभी रोक दिया है। जिसका डाटा एक जगह कलेक्ट कर लिया है उसको तो पैनलिस्ट में नाम दे दिया है, और जिसका भी एक जगह कलेक्ट नहीं किया है उन सभी का तो उनको सेकंड पैनलिस्ट देखने को मिलेगी और उसमें उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। आप सभी को ये नहीं भ्रम रखना है कि अगर पैनलिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है तो हम बाहर हो गए, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सीटों की संख्या अच्छी खासी थी, ठीक ठाक था, तो थोड़ा थोड़ा कर करके और पैनलिस्ट जारी किया जा रहा है। पैनलिस्ट फर्स्ट और पैनलिस्ट सेकंड और पैनलिस्ट थर्ड, इस तरह से करके आएंगे जिस तरह से वेटिंग लिस्ट आता है, ठीक है। तो दूसरी बात भी आप सभी लोग क्लियर हो गया। पैनल में नाम नहीं है तो बाहर। जो तीसरा मैंने प्रश्न बोला था कि क्या पैनलिस्ट में नाम नहीं है तो हम बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। आप सभी को ये विचार को निकाल देना है। आप सभी का देर होगा अंधेर नहीं होगा अगर आपका डीबी और मेडिकल हुआ है तो, ठीक है। चौथा, एनओसी वाले क्या करें। एनओसी वाले मेरे दोस्त, एनओसी होता क्या है, जो विद्यार्थी पहले से किसी विभाग में जॉब करता हो और अगर वह चाहता है उस जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब में जाना, जैसे मान लीजिए कि एलपी में है, अगर वह चाहता है टेक्नीशियन में आना, या एनटीपीसी में है या ग्रुप डी में हो, अगर वह चाहता है टेक्नीशियन में आना तो उसको एनओसी देना पड़ता है। उस विभाग को एक लेटर लिख करके देना पड़ता है और वह लेटर प्रमाणित करके वह खुद आपको देगा, आपको छुट्टी देगा, फिर आपको उस जॉब से हटाएगा तो फिर आप सभी लोग जा करके दूसरे में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एनओसी होता है, एनओसी पे बहुत अच्छा रोल करता है। तो एनओसी वाले ध्यान दें अपना, जो एनओसी से जो भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पे। अगला है एफिडेविट वाले क्या करें। एफिडेविट वाले को ये एक आवश्यक सूचना है कि जो विद्यार्थी एफिडेविट बनवाए थे और डीवी और मेडिकल में दिए थे, जिनका कहीं ना कहीं पे रंग था, जैसे नाम में डेट ऑफ बर्थ में पिता के नाम में अगर गलत था तो वे लोग एफिडेविट दिए थे, तो क्या अगर वह एफिडेविट दिए हैं तो उनके पास अभी भी एफिडेविट है। वही एफिडेविट जिस टॉपिक पे आपने दिया था वही एफिडेविट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग जब करेंगे तो उस टाइम आपका एफिडेविट देखा जाएगा कि आपका कहाँ पे लेकिन था, क्या रीजन था। तो आपके पास एफिडेविट होनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगला, जब डॉक्यूमेंट्स उस टाइम भी होता है जब ज्वाइनिंग आपको कराया जाएगा तो वहाँ पर आपको लगेगा। फिर अगला है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी सभी जोनों में, जितने भी जोन है। मेरे दोस्त, मैंने जितने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जहाँ तक अनुभव है 100% सभी जोन में, अगर किसी जोन में अगर सीट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि 1:1 है तो 1-2 जोन ऐसे भी होंगे जिसका कंप्लीट भी हो सकते हैं, लेकिन 95% ऐसे जोन है जिसका 1:1 फॉर्मेट पर बुलाया है तो उनका श्योर है कि उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने हर एक जोन के बारे में मैंने डाटा शेयर किया है कि इतने कैंडिडेट अब्सेंट हो सकते हैं, तो उनको वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा। 100% है। सेकेंड डीवी आएगी, राउंड 2 आएगी, उसमें नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कट ऑफ को डाउन किया जाएगा, और कट ऑफ को डाउन किया जाएगा तो नए कैंडिडेट आएंगे और उनका नया तरीका से डीवी और मेडिकल होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। रेलवे ने बहुत अब सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। आप सभी लोग को बहुत सामने देख ही रहे थे, नए एलपी की वैकेंसी आ गई, नई टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, तो रेलवे अब पहले से अच्छा हो चुका है। अब बिल्कुल आप सभी को अच्छा होना है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लास्ट है जिसमें भी मेडिकल को लेकर के काफ़ी डाउट बना हुआ है। मेरे दोस्त, विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर C1 की जगह पे मुझे B1 मिला है और सर B1 की जगह पे मुझे C1 मिला है। मेरे दोस्त, ये बात समझिएगा, मेडिकल को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है A1 A2 होता है, B1 B2 होता है और C1 C2 C3 होता है। इस तरह से होता है। A1 और A2 वही कैंडिडेट होते हैं, ये एलपी में मांगा जाता है जिसका मेडिकल बिल्कुल अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है तो उनको A1 दिया जाता है, A2 दिया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट का अगर कोई दिक्कत है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उसको B2 दे दिया जाता है, B1 दे दिया जाता है। ये दूसरा स्टैंडर्ड होता है मेडिकल का। तीसरा है जो कि सबसे बेकार माना जाता है, वह C1 है, C2 है, C3 है। इसमें जैसे ग्रुप डी हो गया, इन सारे में C1 C2 C3 मिलता है। अब बात यह है कि विद्यार्थियों के मन में यह है कि सर B1 की जगह पे मुझे C1 मिल गया, C1 की जगह पे मुझे सर B1 मिल गया, तो क्या इससे मुझे ज्वाइनिंग लेटर में दिक्कत होगी या पैनल लिस्ट में नाम आने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। मेरे दोस्त, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि अगर A1 A2 और B1 B2 वालों को एक साथ पैनल लिस्ट निकाल दें और जो बच जाएंगे उनको अलग से उनका बाद में पैनलिस्ट निकाल दें, ये हो सकता है।
लेकिन किसी भी कैंडिडेट को मेडिकल की वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। आई होप कि ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो फाइनली आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।